नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिस्क्रिप्शन लेके आया हूँ। तो आज इस वीडियो में जो-जो कंपनीज के बारे में बात करूँगा, वो सारे कंपनीज में बहुत शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है और वो भी एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, जहाँ पे मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा और कौन सा लेवल में एंट्री और कौन सा लेवल में एग्जिट में मतलब मैं खुद लेने वाला हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं पहले से आप अपडेट पाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है IRCTC। देखिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। तो आप सभी जानते हैं IRCTC के जो बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि बिजनेस मॉडल्स को कुछ चेंज किया गया है कि आज जितने सारे लग्जरी ट्रेन है और जैसे वंदे भारत ट्रेन भी, इस तरीके से ट्रेन के ऊपर एक चीज कॉमन हो चुके हैं कि अगर आप टिकट बुक करेंगे तो उसके साथ साथ आपका जो खाने पीने का जो मतलब जो मील्स वगैरह होगा, जो चीज खाने पीने का दिया जाएगा, वो सारे पैसा पहले से टिकट्स में ही ऐड हो जाएगा। इसका मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी टिकट से भी कमा रहा है। उसके साथ साथ देखा जाए तो कंपनी जो इसका कैटरिंग बिजनेस है उसमें भी कंपनी का पैसा एडजस्ट हो रहा है, मतलब उसमें भी इनकम हो रहा है। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला है। कंपनी का मार्केट कैप 53,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 53 है। आरओसी आरओई तो ठीक ठाक ही देखने को मिला और दोनों ही बेस्ट लेवल में है और अच्छा खासा इनकम भी है। कर्जा एकदम जीरो है और कंपनी के जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो भी 62% के आसपास है। इसका मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी कंपनी का जो बिजनेस है उस हिसाब से कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट को जनरेट किया, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो पिछले बार 850 करोड़ के आसपास सेल हुआ था और इस बार वो बढ़ के हो चुके 1000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट 250 करोड़ से मतलब इस बार भी 230 करोड़ हो चुके हैं। 240 करोड़ से 230 करोड़ हो चुके हैं। इसका मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट में करेक्शन देखने को मिला है। तो इसमें क्या कंपनी को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी बाकी जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिखा है, जैसे रिजर्व अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, बोरिंग्स भी कंपनी के हाथ में कंट्रोल में रखा और कंपनी के देखिए फिक्स एसेट भी बढ़ा और उसके साथ साथ कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड भी रिसीव किया। इस बार ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का ट्रेड रिसीव हुआ है, जिस ट्रेड रिसीव होने के बाद कंपनी में एक हाई ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है और आप सभी जानते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो प्रोमोटर के पास मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 62% का होल्डिंग्स है और उसके साथ साथ पब्लिक के पास भी है और एफएसडीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं लास्ट कुछ फ्यू डेट्स का जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ उससे पहले देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग स्टार्ट की और यहाँ पे मतलब इंस्टीट्यूशन जैसे देखा जाए तो एफआईएस वो भी देखिए धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पहले देखिए जब होल्डिंग था इस कंपनी के ऊपर, जब होल्डिंग था उनमें से कुछ क्वांटिटी नहीं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑलमोस्ट 30% के आसपास शेयर को क्या करके रखे थे, लॉक लॉक हुआ करता था। तो वो लॉक ओपन हो चुके हैं। अभी देखा जाए तो प्रोमोटर के पास जो शेयर है उसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो इसका मतलब अभी प्रोमोटर पूरे का पूरा इंडिविजुअल इन्वेस्टर बन चुके हैं। उसके साथ साथ एफएसडीएस और पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं। अभी इसी चीज को मैं आपको डिलीवरी डेटा के हिसाब से दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर डिलीवरी धीरे धीरे करके उठाया जा रहा है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इस चीज को मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो देखिए कंपनी के ऊपर एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना था और कंटिन्यूसली यहाँ पे हैंडल क्रिएट होने के बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और टारगेट देखिए अच्छी तरीके से टारगेट दिया और वही जगह पे टारगेट गया जो जगह पे टारगेट बढ़ना चाहिए था। तो टारगेट बढ़ने के बाद देखिए नीचे आया, मेरे हिसाब से फिर से अगर रिवर्सल करेंगे और इस रेंज को अगर मार्किंग करेंगे तो बड़ा सा एक धमाका एंटी मिल सकता है अगर इस पैटर्न को कंप्लीट करे तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर जरूर सोचिए और आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के एक पुराना कंपनी है और देखा जाए तो एक
ट्रस्टेड कंपनी भी है। आज रतन टाटा जी के कारण ही आज टाटा मोटर्स का जो सिनेरियो है, आज जो सिचुएशन है, वो इस लेवल में इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज जो मार्केट कैप इस कंपनी का 2.5 लाख करोड़ के आसपास, मतलब 2,30,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बन चुके हैं, वो सिर्फ सिर्फ देखा जाए तो रतन टाटा जी के कारण ही बना है। क्योंकि इसका जो बिजनेस का स्ट्रेटजीज है, उनका जो थिंकिंग है, वो सारे बिजनेसमैन से थोड़ा सा हटके है। क्योंकि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट कार लॉन्च किए थे, पैसेंजर कार्स, और वो भी इंडिका। तो इंडिका जो बना था, तो वो भी देखा जाए तो सबसे अफोर्डेबल और सस्ते में और ज्यादा माइलेज देने वाला गाड़ियां बनाए थे। तो उस टाइम से लेकर आज तक के जो डेटा है, उस हिसाब से देखा जाए तो टाटा हमेशा कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और टाटा के जो गाड़ियां होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेफेस्ट गाड़ियां माना जाता है। रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो मारुति और भी बाकी जितने सारे गाड़ियां हैं इंडिया में चलते हैं, वो सारी गाड़ियों से भी सेफेस्ट गाड़ियां माना जाता है टाटा ग्रुप के कंपनीज के गाड़ियों का। तो देखिए, कस्टमर का अगर सेटिस्फेक्शन मिले, कस्टमर को अगर अच्छे एक्सपीरियंस मिले, तो उस कंपनी का गाड़ियां ही लोग खरीदारी करना चाहेंगे। तो टाटा इंडिया की ही ब्रांड है। और सबसे एक वीकनेस पॉइंट टाटा ग्रुप के, टाटा मोटर्स के ऊपर है, वो क्या है? इसका जो लग्जरीज गाड़ियां है, लैंड रोवर एंड जगुआर एंड लैंड रोवर, इस दोनों गाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी कमाते हैं। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो जगुआर लैंड रोवर जो है, वो 67% रेवेन्यूज इसी कंपनीज के गाड़ी से आते हैं। और बाकी कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर और पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर और बाकी जो जो इसका मतलब व्हीकल्स है, उसके ऊपर 2% के आसपास। तो कहने का मतलब है, अगर लग्जरीज गाड़ियां का ज्यादा से ज्यादा बेचा जाएगा, तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि उसका प्राइस भी ज्यादा है। उसका मतलब अभी जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, लोगों के पास नॉर्मली गाड़ियां तो है ही, उसके साथ साथ अभी लग्जरीज गाड़ियां खरीदना भी चाहेंगे। तो इस हिसाब से जो टाटा का जो जगुआर और लैंड रोवर है, इसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए, टाटा जिस तरीके से खुद को डेप्थ को कम किया, एक टाइम डेप्थ 6% के आसपास था, आज 3% के आसपास देखने को मिला। और डेप्थ कम करने के बाद कंपनी का इनकम भी बढ़ा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितना सेल हुआ था, उससे ज्यादा भी कंपनी का कर्जा था, तो इसीलिए कंपनी का जो सेल्स, जो प्रॉफिट होना चाहिए था, उसको लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते थे। पहले देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी का जो लॉसेस हो रहा था, वो एक ही कारण की वजह से, ऐसे नहीं कि सेल्स खराब था। सेल्स देखिए बहुत शानदार था। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल रखे थे। मगर इतना ज्यादा कर्जा था, उस इंटरेस्ट को चुकाने के बाद, डिप्रिसिएशन को मिटाने के बाद, कंपनी के हाथ में प्रॉफिट नहीं आया, उल्टा लॉसेस हो गया। और इस बार कंपनी प्रॉफिट इसलिए जनरेट कर पाए क्योंकि कंपनी का कर्जा कम हो गया। अभी कर्जा कहाँ पे कम हुआ और किस बेसिस में कम किया गया, वो देखना इंपॉर्टेंस है। अगर मैं देखूं तो कंपनी के एक टाइम रिजर्व था 64,000 करोड़। उसके बाद देखिए, मार्च 2018 में 94 करोड़ तक रिजर्व बढ़ चुके थे। और देखिए, धीरे धीरे करके कर्जा भी बढ़ा। और कंपनी ने क्या किया, खुद के जो रिजर्व है, उस रिजर्व को यहाँ पे बेचा। और उस रिजर्व को बेचने के बाद कंपनी कर्जे को पहले कम किया। जो बहुत ज्यादा कर्जा था, उस कर्जे को कंपनी ने कम किया रिजर्व को बेचकर। तो कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखे हैं। इस ज्यादा पैसा लगाने के कारण शेयर के ऊपर एक अच्छा खासा मैसिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो रही बात इंस्टीट्यूशन का, एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। लास्ट मतलब ईयर से देखा जाए तो इस ईयर में एफएस ने और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स को इंक्रीज किए हैं। क्योंकि 15% के आसपास होल्डिंग्स था, आज वो बढ़ के हो चुके 17.5% के आसपास। और एफएस के पास 15% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 17.5% के आसपास। तो यहाँ पे एक ही चीज कहूंगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी में दम है, पोटेंशियल है, और उस हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना है। लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में देखेंगे तो मार्च अप्रैल जून इस तीनों मंथ में अच्छा खासा सेल अप किया गया। सिर्फ अप्रैल मंथ में, सॉरी अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ। और इस बाइंग होने के कारण भी है, मैं अगर आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था। वो ट्रेड किस तरीके से था, यहाँ पे देखिए एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स कंप्लीट हुए और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ। और उसके बाद देखिए, जो टारगेट है वो यहाँ तक है 6,700 के आसपास। तो वो टारगेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेकआउट कर चुके हैं और वही लेवल को वो यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से देख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे, उसके बाद एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मैं तो बुलिश हूँ और मेरा टारगेट, मेरे एंट्री लेवल पहले ही हो चुके हैं। और जब टारगेट बनेगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
तो सारे वीडियोस में आपको आपके लिए इसीलिए लेके आता हूँ क्योंकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा आए कि हाँ, किसी भी कंपनीज़ का अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है और उसके बाद टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ बन रहा है, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव करेंगे। तो देखिए टाइम लग सकता है, ऐसे नहीं कि आज इन्वेस्ट किए और कल ही प्रॉफिट मिल जाएगा, 1 मंथ 2 मंथ में प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसे होगा नहीं। कभी-कभी 1 डेढ़ साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको 2 साल में भी प्रॉफिट मिलेगा और वो भी शानदार तरीके से। थर्ड जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम क्या है? आप देखेंगे तो जियो फाइनेंस। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी है, बहुत सारे डाउट्स भी है कि मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए, सर इस कंपनी का आपने शायद पी रेशियो को चेक नहीं किया। इतने हाई पी रेशियो के ऊपर क्या इस कंपनी को ऊपर निवेश करना चाहिए? एक चीज बता दूं, जियो जो फाइनेंस है, इस कंपनी सिर्फ फाइनेंस सेक्टर के ऊपर काम करने के लिए नहीं आया। कंपनी देखा जाए तो हर कैटेगरीज फाइनेंस सेक्टर के ऊपर काम करने के लिए आया है। चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मतलब स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हो, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए मार्केट में आया है। और जियो फाइनेंस आप सभी जानते हैं रिलायंस ग्रुप के ही एक कंपनी है और इसका मार्केट कैप देखिए कितना 1,44,000 करोड़ के आसपास है। और इसका पी रेशियो इतना क्यों है? क्योंकि कंपनी अभी भी खुद के बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया। सिर्फ जियो फाइनेंस को क्या क्या किया गया, अलग से डिलिस्टिंग किया गया। मतलब जियो फाइनेंस किसके अंदर था? रिलायंस के अंदर। और रिलायंस ने क्या किया, उसके बिजनेस से जियो फाइनेंस को अलग किया, मतलब अलग से लिस्टिंग कराया। अभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा इस सारे पॉइंट्स आपको एडजस्टमेंट दिखेगा। आरओसी, आरओई, पी रेशियो, बुक वैल्यू, सब कुछ आपको एडजस्टमेंट दिखेगा और बेस्ट तरीके से नजरिए से दिखेगा। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान के चलिए आपके आपके पिताजी का एक बिजनेस है और उस बिजनेस का टोटल कैपिटलाइजेशन है 1 लाख। तो मान के चलिए 1 लाख कैपिटलाइजेशन है और उनमें से आपको अगर 50,000 रुपया दे दिया जाए कि चलो, आपको बोला गया कि तुम मेरे बेटे हो, चलो मैं तुझे 50,000 रुपया दे रहा हूँ और इस पैसे से लेकर तुम बिजनेस स्टार्ट करो। तो आपको तो पैसा तो मिल गया, अब अभी तो आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो वो पैसा तो आपके पास है ना। तो उस बिजनेस को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अभी तक फाइनली बिजनेस स्टार्ट नहीं किया गया। तो इसीलिए वो पैसा आपको इसी तरीके से नजरिए से देखने को मिला है। जब बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो सारे डेटा आपको क्लियर होगा, सारे यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो आपको दिखेगा, क्योंकि तब रिटर्न ऑफ इक्विटी, कंपनी का बिजनेस होने के बाद प्रॉफिट कितना है, लॉसेस कितना हुआ, सब कुछ आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है एनुअली इनकम से 31 करोड़। तो यहाँ पे 31 करोड़ नहीं है क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ। बिजनेस जब स्टार्ट होगा तब इसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखेगा। तो आप कहेंगे सर अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या इसके ऊपर निवेश करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, कंपनी का करंट जो प्राइस है अभी आपको सस्ते में मिल रहा है। जब बिजनेस स्टार्ट करेगा, सोचिए इतना बड़ा कंपनी तो किस तरीके से धमाका कर सकते हैं। देखिए ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मेरा खुद का ओपिनियन है। आप मेरे ओपिनियन से डिनाई भी कर सकते हैं, आपका अलग ओपिनियन हो सकते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से मैं बात करूं तो आज मैं आपको इस तरीके से वीडियोस बहुत सारे लेके आया जियो फाइनेंस के ऊपर। तो जब तेजी से ग्रोथ होगा तब मैं आपको खुद वीडियो बना के फिर से शेयर करूंगा कि हाँ, मैंने आपको बोला था इस तरीके से सिचुएशन बाद में हो सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, इसका कंपटीटर देखा तो जियो फाइनेंस इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के बाद जियो फाइनेंस का मार्केट कैप सबसे बड़ा है। और इस कंपनी 4 बिजनेस को एक साथ करने वाले हैं और सोचिए 4 बिजनेस को एक साथ करेंगे तो कितना बड़ा ग्रोथ होगा। और चारों चारों ही फाइनेंस सेक्टर के ऊपर है और मेरे हिसाब से हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखिए। तो रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब इस सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना है, तो मैंने एक कफ विथ हेड एंड पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। आप ध्यान से इस चीज को देखना। यहाँ पे क्या बना, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर नीचे आए, उसके बाद एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना। और देखिए कफ तो बना है, अभी हैंडल कंफर्म नहीं हुआ। जब हैंडल यहाँ पे रिवर्सल करके कंफर्म हो जाएगा तो एक बड़ा सा एंट्री मिल सकता है और एक 23% के आसपास टारगेट भी बन सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया था और मेरा टारगेट यहाँ तक बना। और एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट जो टारगेट है मुझे 20% के आसपास टारगेट मिला था, और वो भी सिर्फ 6 दिनों के अंदर अंदर। तो इस कंपनी में मेरे हिसाब से मैं तो बुलिश ट्रेंड के हिसाब से चल रहा हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है लंसार कंटेनर्स लिमिटेड। तो ये कंटेनर बेचने वाला कंपनी है, सॉरी कंटेनर बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट्स आया। कंपनी यहाँ पे बोनस देने वाला है।
हर एक शेयर में 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो आपको इस कंपनी का बोनस जल्द से जल्द मिल जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको बोनस जल्द से जल्द मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से कंपनीज के ऊपर आप निवेश करके बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके ही जरूर निवेश करना। तो वीडियो में सारे जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप इसको कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। तो किसी भी कंपनीज के ऊपर बाय करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।